हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इसमें हम पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर हो प्रीवियस ईयर में हुआ था उसको हम सॉल्यूशन कर रहे थे। उसी के आधार पर हमने 2018 का सॉल्यूशन पेपर दे चुका है और 2017 के कुछ क्वेश्चन को दे चुके हैं। उसी के आधार पर हमने यहाँ पे ले हैं 2017 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था पॉलिटी का, हम इसमें पूरा कवर कर लेंगे। 2017 आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2016 का लाएंगे। उसके बाद 15, 14, 12 ऐसे ही नीचे के क्रम चलते हुए चलेंगे। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, एक दूसरे जो कंबाइन करके क्वेश्चन बहुत ही सिमिलरिटी मिलेगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करिए और उसको अपने से एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन अगले जो ईयर में पूछा जाएगा, मतलब जो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, वो कैसा पूछा जाएगा। और यहाँ आपकी बात करें कि ये सिर्फ सेशन यूपी पीसीएस का नहीं है, ये सेशन उन सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा जिसमें पॉलिटी पूछी जाएगी। तो आप यहाँ ये मत कहें कि हाँ ये यूपी पीसीएस का हमने सिलेबस करवा, हाँ मतलब यूपी पीसीएस का हम जो प्रीवियस ईयर पेपर ले रहे हैं सिर्फ यूपी पीसीएस नहीं, जिसका जो आप देखेंगे जो हमने एक दो वीडियो जो दिया है उसमें जो डिस्क्राइब किया है वो आपको हर एक एग्जाम में उसको मिल सकता है। तो चलिए हम इस देर न करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलोगे तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संसद संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है कौन सा? आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। अगर आप इसमें सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है नंबर ग। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता मतलब ये आता है आपका व्यक्तिगत अधिकार में, ये आता है व्यक्तिगत व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करोगे तो ये आ जाता है उसमें। और ये अब वहीं जो संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार होता है वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो जाओगे तो संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार के अधिकार आता है। और 194 की बात करोगे, आर्टिकल 194 की बात करोगे तो ये आता है राज्य विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का विशेषाधिकार ये आता है उनके अंदर में। ये आता है आर्टिकल 194 के अंतर्गत कितना राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार आता है, और 105 में संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार आता है। इसमें ये क्या होता है कि इनका ये साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये क्या होता है? ये होता है कि ये कि साक्षी के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये कि ये क्या है, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। इसलिए ये जो संसद के सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत ये क्या होता है, नहीं आता है। सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगा। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी सामूहिक विषयों के अंतर्गत आएगा। और अपरिचितों को सदन से बाहर करने का, ये भी सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आ जाता है। आपको आई होप कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप तो चलते हैं हम अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करें। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा था भारतीय संविधान में राज्यों के संघ का संकल्पना को प्राप्त किया गया। राज्यों के संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त की गई? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। अगर इसमें आप करेक्ट आंसर की तरफ चलोगे तो करेक्ट आंसर हो जाता है यही वाला, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से हमारा क्या होता है, राज्यों का संघ की संकल्पना आती है। अगर आप बात करोगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 10 देशों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। उसमें अगर आप बात करें जैसे फ्रांस, फर्स्ट नंबर की बात करें जैसे फ्रांस की बात करोगे तो यहाँ से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना और क्या स्वतंत्रता एवं संप्रभुता, समता एवं संप्रभुता, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है फ्रांस से।
और इसके बाद लिया गया है ब्रिटेन से क्या लिया गया है हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली जो है, एकल संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद अगर आप बात करोगे और आगे चलने का प्रयास करोगे तो जैसे जापान, क्या जापान चलोगे, जापान से क्या लिया गया हमारे यहाँ? जापान से बात करोगे तो इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और चलोगे जर्मनी, और जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से हमारे यहाँ लिया गया है जो आपातकाल में राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार होता है वो कहाँ से लिया गया है? वो जर्मनी से लिया गया है। और उसके बाद चलो बात करेंगे आयरलैंड। हमने फर्स्ट वाला देख लिया, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फोर्थ हो गया, और फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ कहाँ? आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड, अगर आयरलैंड की बात करोगे तो यहाँ से क्या सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति को का अधिकार दिया गया है। ये चीजें कहाँ से संकल्पित की गई हैं? ये चीजें हमारे यहाँ कहाँ से लाई गई हैं? आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। यहाँ क्या किया गया है कि मतलब राष्ट्रपति उसी को राज्यसभा में अनुमोदित मनोनयन कर सकता है, किसको? जो व्यक्ति क्या हो साहित्य में और कला में, संस्कृत में और अन्य जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें वो बहुत अच्छा ख्याति प्राप्त किया हुआ हो, तो उसी को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन कर सकता है। ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद इसी के तहत आप चलते चलो, आप रूस की, ये पांच हो गया, 6 की बात करोगे जैसे रूस से क्या लिया गया है हमारे यहाँ? रूस से लिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों की जो प्रावधान रखा गया है, मौलिक कर्तव्य का जो भी प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ? अमेरिका, क्या 7वें नंबर पे चलते हैं क्या? अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करोगे तो कहाँ से लिए हम? अमेरिका से लिए हैं। और जो न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है वो भी हम कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं अमेरिका से। और राष्ट्रपति को निर्वाचन और महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति महाभियोग लगाने, न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनके ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये भी हम कहाँ से लेते हैं? ये भी हम लेते हैं अमेरिका के संविधान से ही। तो चलो, आपको आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी तो और बाकी हैं, अभी तो कौन से बाकी हैं? अभी 2-3 और बाकी है। जैसे 8वें नंबर पे चलेंगे तो 8वां नंबर हमारा देश दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की बात करोगे, यहाँ से क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाए, अर्थात संविधान संशोधन की व्यवस्था जो की गई है वो हमारा संविधान में कहाँ से रखी गई है? वो रखी गई है दक्षिण अफ्रीका से रखी गई है। उसके बाद हम चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे जो चलते हैं तो इसमें आता है यहाँ पे का कनाडा। कनाडा कनाडा की बात करोगे तो जो संघात्मक विशेषताएं होती हैं और राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब चीजें कहाँ से ली गई हैं? ये सब चीजें ले गए हैं आपके कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके बाद आता है 10 नंबर का। 10 नंबर का जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या चीजें ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा हैं, समवर्ती सूची भी और संविधान की प्रस्तावना की भाषा, ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपने, आई होप आप सबको ये सब सारी चीजें क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ ही थोड़ा मौलिक कर्तव्य जो सोच रहे थे, जो मौलिक अधिकार है। तो चलो हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए गणपूर्ति कोरम, अर्थात कोरम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए जब लोकसभा अधिवेशन गठन हो सके? इसमें सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठा भाग, कुल सदस्यों के छठा भाग, और फिर क्या कर रहा है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग, और सदस्यों का कुल संख्या का तीसरा भाग। अगर इसमें आप सही करेक्ट आंसर की तरफ चलोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कौन सा? सदन के सदस्यों के कुल संख्या का 10वां भाग। अगर 10वां भाग, अगर जो भी जितने भी लोकसभा में सदस्य हैं उनका, जैसे कुल सदस्य को अगर 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो
तो ये जो भी सदस्य आएंगे, जो भी सदस्य बचेंगे, वो क्या किए जाएंगे, लोकसभा में उपस्थित होते हैं तभी के वहाँ का जो अधिवेशन होगा वो चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है। इसके बावजूद क्या होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की बात करोगे, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसको एक अधिकार प्राप्त होता है कि अगर 1/10 से कम सदस्य उपस्थित हो रहे हैं तो वो अधिवेशन को टाल सकता है। वो जब तक कब तक टाल सकता है, जब तक कि 1/10 सदस्य लोकसभा में उपस्थित ना हो जाए। तब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो अपने 4th नंबर के वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 4th वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, तो सूची फर्स्ट सेकंड में देखो कि संविधान संशोधन की बात की गई है हर जगह। इसका मतलब 61वां, 42वां, 43वां और 38वां, 61वां, 42वां, 38वां और 44वां संविधान संशोधन आपको पूरा काम मतलब कंप्लीट देखना है, आपको आता है तभी आप इसका मिलान कर सकते हो। अगर आप बात करें जैसे फर्स्ट वाला है क्या, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन क्या होता है, ये इसका संविधान संशोधन होता है 1989 को। 1989 को ये संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी उम्र थी 21 वर्ष मतदान देने की उम्र कितनी रखी गई थी, 21 वर्ष, इसको कम करके कितना कर दिया जाता है, 18 वर्ष। अर्थात ये 1989 को जब संविधान संशोधन 61वां होता है तो उसमें ये कह दिया जाता है कि जो अब आपको 21 वर्ष नहीं चाहिए मतदान देने के लिए, अब 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप मतदान दे सकते हैं। तो ये चीजें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। देखो कहूँ मिला और दिख मिलता है, सी वाला ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये वाली फर्स्ट वाली चली जाएगी, मतलब थर्ड वाला चला जाएगा फर्स्ट वाले में। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 को। 1976 को होता है हमारा 42वां संविधान संशोधन। इसमें ये क्या होता है, फिर इसमें होता है कि 42वें संविधान संशोधन में होता है, इसमें जो जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता इसमें जोड़ा जाता है। क्या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता की बात की जाती है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें जोड़ा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्य की बात करोगे तो ये कहाँ रखा गया है, आपको आर्टिकल 51 के काम में रखा गया है। आर्टिकल 51 के काम में आपके रखा गया है मौलिक कर्तव्य, जिसमें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया और ये 51 के काम में रखा जाता है, जोड़ा जाता है। उसके बाद आप चलोगे, उसके बाद हम चलते हैं, देखो को और इसी में और एक चीज़ें क्या हुई थी, इसी में एक चीज़ें और हुई थी कि जो हमारा प्रधान मतलब राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किसके प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की जो सलाह पर क्या कौन राष्ट्रपति कार्य करेगा, मतलब राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। और तो इसमें ये वाला क्लियर होता है तो आपको क्या हो गया, आपको ये वाला हो गया। अब 38 नंबर देखो, 38 नंबर में क्या होता है, 38 नंबर में होता है कि देखो 38 नंबर में क्या होता है, 38 नंबर में होता है कि जो हाँ 38 नंबर का जो संविधान संशोधन ये कैसे होता है, ये होता है 1975 में। 1975 में 38वां संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या किया जाता है, उस समय क्या चल रहा था, उसमें हमारे यहाँ चल रहा था आपातकाल। आपातकाल इंदिरा जी की सरकार रहती है तब चल रहा था। इंदिरा जी की सरकार रहती है मतलब 1975 में। और ये कब से कब चला था, आपातकाल की बात करोगे 1975 से चला था 1977 तक।
1975 से 1977 तक चला था आपातकाल। इसमें क्या किया गया था, जब 1975 में 38वां संविधान संशोधन क्या किया गया, इसमें ये कर दिया गया कि जो भी जो आपातकाल की स्थिति है होगी, उसमें जो न्यायपालिका होगी वो क्या कर सकेगी, आपातकाल का न्यायिक समीक्षाकरण नहीं कर सकती। ये संशोधन कर दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये संशोधन किया कि मतलब न्यायपालिका जो होगी आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। और फिर क्या कर दिया जाता है, 39वां संविधान संशोधन करके और क्या कर दिया जाता है, और जो प्रधानमंत्री की जो चुनाव होगा, उसकी अगर न्यायिक समीक्षा करनी होगी तो वो कौन करेगा, संसद के गठित सदस्य जो होंगे वो उनके द्वारा उनकी समीक्षा की जाएगी। भाई जिस तरह अब उस तरफ इनका क्या था, सरकार बचाने का वो था कि हमें बचानी चाहिए, तो जो न्यायिक समीक्षा थी, न्यायपालिका जो करती थी, उसको संशोधन करके उसको भी हटा दिया गया। 39वां संविधान संशोधन लिया गया, जो मतलब जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा, प्रधानमंत्री के चुनाव की न्यायिक समीक्षा फिर न्यायपालिका नहीं कर सकती। अब वो क्या करेगी, मतलब संसद के जो भी गठित की गई समिति होगी वो करेगी। अब इसमें ये भी कर दिया जाता है, तो इसमें देखो ये 38वां कहाँ पहुँच जाता है, 38वां आपके पहुँच जाता है यहाँ, कहाँ 38वां आप पहुँच के जाता है यहाँ। हमने 42वां संविधान संशोधन की बात कर रहे थे, 42वां संविधान संशोधन पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ना कहाँ से आया था, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये सब कहाँ जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ये यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, ये आ जाता है यहाँ, ये बचा हुआ था यहाँ, इसलिए ये आ गया यहाँ पे। तो अब बात करोगे यहाँ, चलिए 44वां संविधान संशोधन हमारा बचा हुआ था, इसी की हम बात करेंगे अब। 44वां संविधान संशोधन अर्थात 44वां संविधान संशोधन, इसमें ये कब होता है, ये होता है 1978 को। ये होता है कब, 1978 को होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल था, राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ सुधार किया जाता है, और हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, ये चीजें संपत्ति का अधिकार को बदल कर इसको हटा करके यहाँ से इसको हटा करके संपत्ति को अधिकार को आर्टिकल 300 का में रख दिया जाता है, आर्टिकल 300 के का में रख दिया जाता है, और वहां उसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। अगर इसमें आप देखो मिलाओगे तो सही ऑप्शन की तरफ, इसमें सही ऑप्शन की तरफ मिलाओगे तो देखो फर्स्ट वाला किस में जा रहा है, 38वां संविधान संशोधन, मतलब ए जाएगा किसमें, ए जाएगा 3 नंबर में। ए वाले 3 कौन सा है, ए वाला 3 कहाँ है, ग वाला ऑप्शन मिलता है, इसलिए ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ से भी बात कर लोगे तो जैसे आपका ए, यहाँ डी वाला ऑप्शन चलोगे, देखो एक ही क्वेश्चन को आपको मिलाना है, डी वाला चलोगे तो ये दो दो मिल रहा है तो नहीं छोड़ना, और समय मिल रहा है तो नहीं छोड़ना, तो सिर्फ ए वाले से इसी से चल लोगे तो यही से आपको करेक्ट आंसर हो। तो चलो आपको आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अपने चलते हैं अपने हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है उसकी तरफ चलें। देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करोगे तो 5वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं समान है। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी, भारत एवं अमेरिका के बीच की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। विशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, विशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये कहाँ, ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके समान आता है, हमारे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो राजनीतिक व्यवस्था होगी उसके समकक्ष ये आता है।
और आता है यहाँ थर्ड वाला, अगर चलोगे ग वाला, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। ये आता है अमेरिका के संविधान, अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था के समान आता है ये। तो इसमें क्या पूछ रहा था, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान आती हैं? तो यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, ये अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था के समान ही आती है। और यहाँ उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ये आता है हमारे आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से। अगर आप बात करोगे, इसके पीछे ही हमने जो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे हमने बताया था आयरलैंड के संविधान से आपको मिलता है क्या? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि राज्यसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। वो सदस्य कैसे होने चाहिए? वो सदस्य होने चाहिए क्या? कला, साहित्य और विज्ञान आदि सामाजिक क्षेत्रों में क्या होने चाहिए? वो बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए, तो उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनयन कर सकता है। इस चीज को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। यहाँ मतलब उच्च सदन में मनोनीत के सदस्य होते हैं, ये आयरलैंड के राजनीतिक व्यवस्था के समान होते हैं। तो ये आपका घा वाला हो गया। तो आप इसमें अगर सही ऑप्शन की तरफ चलोगे, देखो केवल थर्ड वाला, केवल थर्ड वाला ही है, तो केवल थर्ड वाला मतलब आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मतलब भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था क्या है? राष्ट्रपति के पास वीटो, पॉकेट वीटो की शक्ति, ये अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था के समान है। आगे चलो, आगे चलते हैं हम। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 वाला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 6 वाला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, मतलब अभिकथन और यहाँ का कारण है। अभिकथन ए क्या कहता है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। बिल्कुल, चुनाव की घोषणा होते ही जो भी नियम कहे गए होते हैं, उसका जो भी पार्टी दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनका पालन करना जरूरी होता है। और क्या, हाँ, ये आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था होती हैं। तो इसका मतलब कि ये चीजें आपकी गलत हो गई, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हुआ? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हुआ। तो इसमें आप देखोगे ए व आर दोनों सत्य हैं। आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ए व आर दोनों सत्य हैं, ये गलत हो जाता है। ए व आर दोनों सत्य हैं, गलत हो जाता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। बिल्कुल ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो इसमें, और ये जो चुनाव की उद्घोषणा और चुनाव का जो भी प्रक्रिया होती है, वो हमारा कौन आयोग होता है? ये हमारा निर्वाचन आयोग होता है। उसकी के अंडर में हमारा जो जो भी चुनाव होते हैं, वो वही हमारा चुनाव कंडक्ट कराता है। अगर आर्टिकल, अब चुनाव निर्वाचन आयोग की बात करोगे, तो हमारा निर्वाचन आयोग जो संविधान के भाग किसमें है? संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल की बात करोगे तो आर्टिकल ये है 324 से 329 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना की बात करोगे तो इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना बात करते हुए 25 जनवरी 1950 को होता है। मतलब 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसको एक जो आदर्श आचार संहिता संसद के अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल ये चीजें गलत हैं। ये क्या किया जाता है? संवैधानिक एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। ये क्या होती है? एक अस्थाई संवैधानिक निकाय होती है हमारी निर्वाचन आयोग। उसके बाद और चलोगे तो जैसे, हाँ, इस समय क्या होता है? ईवीएम की व्यवस्था। ईवीएम की व्यवस्था कब से कहाँ तक आई है? अच्छा, यहाँ के सदस्यों की बात कर लो, तो सदस्य जो होते हैं, सदस्य सदस्य इनके पहले ये क्या था? पहले यहाँ था कि मतलब एक ही सदस्य, निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य को मुख्य होता था। लेकिन उसके 1993 में ये क्या कर दिया जाता है? इसमें बदलाव कर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है? इसमें 3 सदस्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया जाता है। मतलब निर्वाचन आयोग में एक मुख्य सदस्य होगा, मतलब मुख्य सदस्य होगा, जिसका जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और 2 अन्य सदस्य होंगे। और उनके कार्यकाल की बात करोगे, इन सदस्यों के कार्यकाल, जो मुख्य सदस्य होगा
मुख्य सदस्य होगा, जो एक मेन सदस्य होगा, उसका 6 वर्ष का कार्यकाल होगा और 65 वर्ष की उसकी रिटायरमेंट होगी। और जो अन्य सदस्य होंगे, 2 अन्य सदस्य जो होंगे, 2 अन्य सदस्य जो होंगे, 2 अन्य सदस्य 6 वर्ष के होंगे और इनकी रिटायर होने की आयु कितनी होगी, 62 वर्ष होगी। और जैसे कि इस समय क्या चल रहा है, इस समय आपको चल रहा है ईवीएम। ईवीएम की व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है? अगर आप बात करेंगे ईवीएम की व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, तो ईवीएम की व्यवस्था आपकी चालू होती है 1982 से। 1982 से ही ईवीएम की व्यवस्था चालू हो जाती है। और ये कहाँ पहले प्रयोग किया जाता है? केरल में। केरल में 50 बूथ थे जब ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 50 बूथ थे जब केरल में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसका पूरा फुल नाम होता है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसका फुल नाम होता है। और उसके बाद 1998 में कि कहाँ एमपी के 5 और दिल्ली के 6 और राजस्थान के 5 विधानसभाओं में इसका प्रयोग किया गया था। राजस्थान के 5 विधानसभाओं में इसका प्रयोग किया गया था। और फिर अगर बात करोगे तो 1999 में गोवा का जो भी चुनाव हुआ था, गोवा का पूरा चुनाव किससे? ईवीएम से करवाया गया था। उसके बाद आता है हमारा 2009। 2009 से तो पूरा ईवीएम की व्यवस्था ही कर दी गई कि पूरा जो चुनाव होंगे अब किससे करवाए जाएंगे? ईवीएम के थ्रू ही करवाए जाएंगे। तो आपको आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें बताया कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, चुनाव आयोग की घोषणा एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के पालन करना होता है, बिल्कुल ये सही होगा। ये वाला ऑप्शन गलत होगा और ये वाला सही होगा। चलो आगे चलते हैं, अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मतलब अभिकथन और कारण इसमें भी है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण इसमें लिखा है पुनरीक्षण होना चाहिए का क्षेत्र सीमित है। न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है हमारे यहाँ। और फिर क्या कह रहा है? तो भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। कुछ उधार की वस्तुओं से मतलब इसका है कि हमारा जो संविधान है वो किसी देश से उधार लिया गया है क्या? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि जो हमारा जो हमने पहले ही बताया कि दूसरे ही क्वेश्चन में कि 10 देशों से हम लिए हैं अपने संविधान में, 10 देशों से मेन चीज़ें रखे, मतलब वहाँ से ले आकर के यहाँ पे रखे हैं। तो वही चीज़ें हैं, कुछ उधार की वस्तुएं हैं, बिल्कुल कुछ उधार की वस्तुएं हैं। उसी को हम कहते हैं कि हाँ, हमारे संविधान उधार लिया गया है कुछ देशों से। और भारत में न्यायिका पुनरीक्षण का क्षेत्र न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये तो ऑप्शन आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित नहीं है? तो इसमें आप चलोगे तो अगर ऑप्शन की तरफ चलोगे तो आपको कौन सा पहला तो गलत मिलना चाहिए। पहला गलत किसमें मिल रहा है? पहला गलत मिल रहा है इसमें घ वाले में, ऑप्शन में पहला गलत मिल रहा है घ वाले में ऑप्शन में। तो देखो, न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित नहीं है। और जो संविधान का आधारभूत लक्षणों को बचाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो न्यायिक पुनरीक्षण, वो उसको सीमित नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो भी संविधान के जो आधारभूत लक्षण होते हैं उसको भी बचाए रखना है ना। तो इसीलिए तो इसके अधिकार को सीमित नहीं किया गया है। तो इसमें भी ये वाला ऑप्शन सही हो गया होगा। आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो चलो अपने 8 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 वाले क्वेश्चन की तरफ चलोगे तो आपको मिलता है 8 वाला क्वेश्चन क्या, यहाँ 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से सरकारी आयोग का सदस्य था? सरकारी आयोग का सदस्य कौन था? अगर सरकारी आयोग की बात करोगे तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 9 जून 1983 को। इसमें 3 सदस्य इसमें रहते थे। कौन कौन? एक तो
थे आर.एस. सरकारिया। आर.एस. सरकारिया ये कौन थे? ये उच्चतम न्यायालय में ये अपने सेवा को दे चुके थे। वो अपने न्यायाधीश के रूप में अपने उच्चतम न्यायालय में क्या दिए थे, सेवा दे चुके थे। और उसके बाद आते हैं दो लोग, एक ये आते हैं डॉक्टर एस आर सेन, और एक सदस्य और आते हैं वी श्री वी शिव रमन। श्री वी श्री वी शिव रमन ये फर्स्ट ये व्यक्ति थे, सेकंड ये, और थर्ड ये। मतलब 3 सदस्यों की ये टीम थी पूरी सरकारी आयोग बना जो गठित किया गया था। इसकी स्थापना 9 जून और 1983 को की गई थी। अगर इसमें आप तो देखो सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो आपका यही वाला ऑप्शन है, आपका ग वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। अब इनको क्या कहा गया था? इनको केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध को सही ढंग से मतलब राज्यों के संबंध को अच्छी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, किन-किन चीज़ों में संशोधन किया जा सकता है, या किन चीज़ों में सिफारिश की जा सकती है। सिफारिश करने के लिए कि राज्य और केंद्र के बीच संबंध अच्छे तरीके से स्थापित हो जाएँ, इसलिए ये क्या करें, उनमें कुछ अपना सिफारिश मतलब इसका पूरी समीक्षा करके अपनी कुछ सिफारिश दें। तो इनको क्या किया जाता है, जब ये आयोग बनता है तो इस आयोग ने 1987 में ये अपनी पूरी समीक्षा करती है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। तो इनके ये जो समीक्षा करती है तो 1987 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है, अपनी रिपोर्ट को दे देती है गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो आधिकारिक रिपोर्ट जब जारी होती है, कब जारी होती है? 1988 को आधिकारिक रिपोर्ट जारी करते हैं। 1988 को आधिकारिक रिपोर्ट जारी करते हैं और इसमें दिखाते हैं कि जो आयोग बैठाया गया था, ये जो आयोग बना था, इन्होंने कहा था कि 247 ऐसे सिफारिशें की गई थी जो इनके बीच को संबंध को अच्छे तरीके से बना सकें। तो हमने ये चीज़ें भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखी लिया और कवर कर लिया। तो चलिए हम अपने 8 का क्वेश्चन को, आपको भी क्लियर ही हो गया होगा, तो चलो अपने 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिक्कत है 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ? 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाने के लिए करना क्या है आपको? इसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है, राज्य दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और राज्य दिया गया है। तो इसमें क्या करना क्या है? अगर आप ऐसे आपको जो मालूम होता होगा, जैसे गुजरात में कितने सीटें हैं राज्यसभा सदस्यों की सीटें अगर गुजरात की बात करोगे तो ये आते हैं 11। और कर्नाटक में कितनी आती हैं? ये आती हैं 12। और केरल में 9 सीटें आती हैं। उड़ीसा में कितनी? 10 सीटें आती हैं। उड़ीसा में कितनी? 10 सीटें आती हैं। इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो जो फर्स्ट वाला किस में गया, सेकंड वाले में फर्स्ट वाला किस में गया, सेकंड वाला में, तो इसका मतलब ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और इसी तरीके से आप देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसी के हिसाब से आपको सारे स्टेट के जो भी हैं वहां से आपको क्या करना है कि आपके राज्यसभा के जो भी सदस्यों की संख्या है उसको आपको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना है, उसको चेक कर लेना है और पढ़ लेना है। तो चलो अपने ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर ही हो गया होगा। चलो 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आप 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 10 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे हर एक वीडियो का जो प्रैक्टिस वीडियो चल रहा है उसमें हर एक वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच आए हैं, इसमें देखने का प्रयास करते हैं। ये क्या है कि अनुच्छेद 249 के खंड फर्स्ट के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रावरित नहीं रहेगा? मतलब कि मतलब अधिक समय तक नहीं रख सकते। जब संविधान के अंतर्गत पारित प्रस्ताव जो है आप क्या करेंगे, दिन तक नहीं रख सकते, मतलब कितने दिन से अधिक नहीं रख सकते, कितने समय से अधिक नहीं रख सकते। 1 माह से अधिक समय, और 3 माह से, और 6 माह से 1 वर्ष। 1 वर्ष से आप अधिक जो संविधान के अंतर्गत जो 249 के अंतर्गत जो भी पारित प्रस्ताव है उसको आप 1 वर्ष के से अधिक दिनों तक आप उसको नहीं रख सकते। तो ये वाला ऑप्शन में आपको कौन सा घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो चलिए
हमने घ वाले ऑप्शन को सही कर लिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमी हो नीचे कमेंट में दीजिए, हम ज़रूर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।